प्यारे बच्चों जय हिंद। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा हमारा जो चैप्टर था डायमेंशन उसका पार्ट 2। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा डायमेंशन पार्ट 3। तो बेटा सबसे पहले हम लास्ट क्लास के अंदर हमने जो डायमेंशन के कॉन्सेप्ट सीखे हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनको रिवाइज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन के अंदर बेटा बोलता है इफ डायमेंशन ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज वैलिड। कौन सा ऑपरेशन आपका क्या होगा, वैलिड होगा। तो ए और बी का डायमेंशन क्या बेटा आपका डिफरेंट है। जो ए और जो बी है इन दोनों के जो डायमेंशन है वो कैसे आपके डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो दोनों क्वांटिटीज हैं ए और बी ये दोनों क्या आपके डिफरेंट है। जैसे कि मान के चलिए ए आपकी फोर्स है और बी आपका मान लीजिए वो क्या आपका मास है। तो इनमें से जो चार ऑपरेशन दिए हुए हैं ये पूछता है कौन सा आपका वैलिड है। अब मैं स्टार्ट करता हूं ऑपरेशन नंबर 4 से। यहां पर क्या दिया आपको ए प्लस बी कि ए के अंदर ऐड किया हुआ बी को, परंतु हम जानते हैं कि भी जो क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन क्या आपका सेम है वही क्या हो सकती है आपकी ऐड हो सकती हैं, सेम नेचर की क्वांटिटी, और वही क्या हो सकती है आपकी सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए मास है तो इसके अंदर मैं कुछ ऐड करना चाहूं तो केवल क्या हो सकता है आपका मास के अंदर मास ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आपका मास। ऐसे ही मैं टाइम के अंदर से केवल किसको माइनस कर सकता हूं, टाइम को, और यहां पर क्या बचेगा हमारे पास टाइम ही बचेगा। ऐसे मैं फोर्स के अंदर केवल किसको ऐड कर सकता हूं, फोर्स को, तो क्या बनेगी आपकी फोर्स ही बनेगी। तो कहने का मतलब जो सेम नेचर के जो क्वांटिटीज हैं वो आपकी ऐड हो सकती हैं और आपकी सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। परंतु इस क्वेश्चन के अनुसार जो ए और बी हैं इनके डायमेंशन क्या आपके डिफरेंट है। तो ए प्लस बी तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ऑपरेशन नंबर जो 3 आपका यहां पर क्या ए माइनस बी है तो ए और बी दोनों का जो आपका डायमेंशन है वो क्या आपका डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये जो सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है ये भी आपका वैलिड है नहीं है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 के बारे में। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर क्या हमारे को दिया हुआ है कि ए की पावर माइनस ए बाई बी है। तो कहने का मतलब हमारे को एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है और हम जानते हैं कि जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल है या लॉग फंक्शन होते हैं वो सब कैसे होते हैं आपके डायमेंशन लेस होते हैं। तो इसका मतलब इस फंक्शन को डायमेंशन लेस होने के लिए ये जो टर्म आपकी ए बाई बी है इसको क्या होना पड़ेगा, आपको डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। तो अगर a बाई बी आपकी डायमेंशन लेस है तो इसको हम डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट के बराबर पुट कर सकते हैं। इसको 1 के इक्विवेलेंट हमने रख दिया। तो और यहां से क्या देखते हैं कि जो आपका a है वो किसके बराबर आ गया, b के। तो इसका मतलब a और b दोनों का डायमेंशन अगर सेम होगा तब ये जो क्वांटिटीज आपकी क्या हो जाएगी, आपके डायमेंशन लेस हो जाएगी। परंतु क्वेश्चन के अंदर बोला है कि a और b का डायमेंशन क्या आपके डिफरेंट है और यहां पर दोनों के डायमेंशन क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा इस ऑपरेशन को वैलिड होने के लिए। तो इसका मतलब है कि ये ऑपरेशन भी आपका वैलिड है नहीं है। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के बारे में, ए बाई बी। हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन हमारे पास सही है कि जो दो डिफरेंट डायमेंशन के जो क्वांटिटीज हैं वो वहां पर जो डिवीजन क्या आपकी पॉसिबल है। जैसे कि अगर मैं एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं कि आपका जो फोर्स है वो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया बेटा, आपका फोर्स बाई मास। अब फोर्स का डायमेंशन क्या आपका डिफरेंट है, एम एल टी माइनस 2 है और मास का क्या आपका m है। तो इसका मतलब दो डिफरेंट डायमेंशन के जो क्वांटिटीज हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं और यहां से अगर हम m से m कैंसिल कर दें तो ये डायमेंशन एक्सेलरेशन का आ जाता है आपका एल टी माइनस 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑपरेशन आपका वैलिड है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या होता, द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय y is equal to a sin omega x by v minus k where omega is angular velocity and v is linear velocity then dimension of k is। तो हमारे से k के डायमेंशन के बारे में पूछता है, k क्या आपकी ये टर्म। अब अगर इस क्वेश्चन के अंदर देखें हम जो k है बेटा
वो आपका x बाई वी में से माइनस हुआ, यानी आपका जो k है, ये जो टर्म x बाई वी है, उसमें से माइनस क्या हुआ है, k। और अभी अभी हमने पढ़ा था केवल उन्हीं क्वांटिटीज को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन क्या होता है, आपका सेम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो k का डायमेंशन हम निकालना चाहते हैं, जो x बाई वी का डायमेंशन होगा, वही डायमेंशन किसका होना चाहिए, k का, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, यहां पर सब्ट्रैक्शन है। तो हम k को पुट कर देते हैं x बाई वी के बराबर, क्योंकि दोनों का डायमेंशन क्या होगा, आपका सेम। x आपकी डिस्प्लेसमेंट है l, नीचे v आपकी वेलोसिटी है एल टी माइनस वन, एल से आपका l कैंसिल आउट हो जाता है, तो नीचे क्या t की पावर माइनस वन है, तो ऊपर क्या हो गया बेटा आपका ये t। तो इस प्रकार से हम k का डायमेंशन निकाल सकते हैं, वो क्या आ गया आपका t आ गया। अगर इन चारों ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है, ये क्या आ गया आपका राइट आंसर आ गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें बेटा हम, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x, और जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो आपका रिलेशन है वो ये दी हुई है। यहां पर ये बोलता है कि a एंड b आर डायमेंशनल कांस्टेंट, कि जो a और b हैं इनके डायमेंशन तो हैं पर ये कैसे हैं, कांस्टेंट है। देन डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a इंटू बी, और हमारे से डायमेंशन a b के लिए नहीं पूछा है, a इंटू बी के लिए पूछा है, यानी a और b के लिए सेपरेट नहीं पूछा है, a इंटू बी के लिए हमारे से डायमेंशन पूछता है। तो चलिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो उस अप्रोच को अप्लाई करते हैं। अगर नीचे देखें बेटा, नीचे वाले टर्म को देखें तो यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस बी है ये लिखा हुआ है। अब बी जो है बेटा वो ऐड हुआ है किसमें, एक्स स्क्वायर में, और हम जानते हैं कि एडिशन किन के बीच में होगी, जिन क्वांटिटीज का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से पक्का पक्का कि जो आपका एक्स स्क्वायर का डायमेंशन है वही डायमेंशन किसका होगा, आपका बी का। तो बी का डायमेंशन क्या आ गया आपका, एक्स डिस्टेंस एल की 2, तो एक बी का डायमेंशन तो आपका निकल गया बेटा। अब हम ए का डायमेंशन और निकाल लेते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब ए के डायमेंशन के लिए अगर इस इक्वेशन को देखें हम, u इज इक्वल टू ए है रूट एक्स, और नीचे क्या हो गया बेटा, एल की पावर 2 प्लस एल की पावर 2, नीचे क्या बनेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो एल की पावर 2 ही बनेगा, यानी यही डायमेंशन आएगा आपका। अब ए का हमें डायमेंशन निकालना था, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो ये आपकी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जी के लिए हम कल पढ़ चुके, डायमेंशन क्या होता है, एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2, ये एनर्जी के लिए हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एल स्क्वायर से, ये हो गया एल की पावर 2 हो गया आपका, और ये नीचे डिवाइड क्या आ जाएगा आपका, रूट एक्स, यानी क्या रूट एक्स, यानी लिख सकते हैं रूट एल, और रूट का मतलब पावर क्या होता है, 1/2, तो इसको लिख सकता हूं मैं एल की पावर 1/2। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम सोल्व कर लेते हैं। एम हमारे पास सिंगल ए की टर्म है, तो लिख दिया भाई हमने एम, एल की पावर 2, एल की पावर 2 ये क्या होगा, एल की पावर 4, और नीचे क्या एल की पावर 1/2 है, तो ये ऊपर जाकर बेटा एल की 4 में से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो एल की 4 में से 1/2 माइनस करेंगे तो एल की पावर क्या बचेगी आपकी 3.5, 3.5 को मैं 7/2 भी लिख सकता हूं, तो ये हो गया एम एल की पावर 7/2। अब हम बात करते हैं टी के बारे में, और टी की पावर क्या आपकी -2, तो ये डायमेंशन आ गया बेटा आपका एक। परंतु क्वेश्चन के अंदर हमारे से क्या पूछता है कि डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी, ये आप फाइंड आउट कीजिए। तो ए का डायमेंशन अभी हमने निकाला हुआ है एम एल की पावर आपके 7/2 है, और टी की पावर क्या आपकी -2 है। इसको मल्टीप्लाई किया हुआ किससे, बी से, और बी का डायमेंशन क्या आपका एल की पावर 2 है। तो इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। यहां पर एम ए की टर्म एम एल की 7/2 और एल की पावर 2, तो बेटा 7/2 का मतलब 3.5, 3.5 प्लस 2 कितना हो गया 5.5, तो 5.5 क्या होता है आपका 11/2, यानी एल एल की पावर ये क्या होगा 11/2, और टी की पावर क्या आएगा आपका -2, तो ये डायमेंशन आ गया आपका ए इंटू बी के लिए। अब चार ऑप्शन को देखें हम, एम
एल की पावर क्या 11/2 और टी की पावर -2, तो ये ऑप्शन कहां पर आपका ऑप्शन नंबर है 2। तो ये क्या हो गया आपका राइट आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा कि जो डायमेंशनल एनालिसिस हमने किया है उसके और यूज क्या है। तो एक डायमेंशन का यूज क्या बेटा, डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला, कि डायमेंशन की हेल्प से हम किसी फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं अगर हमें यह पता हो कि जिस क्वांटिटी का हम डायमेंशन ड्राइव कर रहे हैं वो किन किन फैक्टर के ऊपर आपकी डिपेंड करती है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। पोजीशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन, तो हमें फार्मूला किसके लिए ड्राइव करना बेटा, पोजीशन एक्स के लिए फार्मूला बनाना है, और जो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी, एक्सेलरेशन ए और टाइम टी के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब अब इन तीनों के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे और यहां से आपका ये पोजीशन के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट के अनुसार अगर देखें कि जो पोजीशन एक्स है वो डिपेंड करती है आपकी किसके ऊपर बेटा, ए के ऊपर, और दूसरा टी के ऊपर। एक क्वेश्चन स्टेटमेंट के अनुसार है, पर हमें ये नहीं पता x जो a के ऊपर तो डिपेंड करता है कि a की पावर यहाँ पर क्या होगी, भाई a रूट a है, a की पावर 2 है, 3 है, 4 है, कितने ऐसे टाइम की पावर के बारे में नहीं पता। तो हम अपनी ओर से इनके जो कोफिशिएंट है मान के चलते हैं, जैसे a और t है, तो चलो अपनी ओर से मैंने इसको p और q मान के लिए अपनी ओर से, कि भाई a का कोफिशिएंट आपका p है और जो t है उसका कोफिशिएंट आपका q। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड का जो डायमेंशन है वो लिखते हैं। तो यहां पर क्या आपकी पोजीशन है, पोजीशन x के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका l, तो ये डायमेंशन हो गया l। अब यहां पर देखें इस साइड हमारे पास डायमेंशन क्या, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा l, t की पावर -2, और इसकी पावर क्या आपकी p है, t का मतलब क्या टाइम, टाइम का क्या हो गया t, और इसकी जो पावर है वो क्या आपकी q। तो हमने क्या किया, दोनों जो साइड आपके दोनों साइड के डायमेंशन को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको और सिंपलीफाई करेंगे, यानी ये हो गया आपका L, और यहां पर L की पावर क्या है, आपके 1 है, और ये प्रोपोर्शनल है इस टर्म के, ये पावर P है, तो L की पावर क्या हो गई P, और T की पावर क्या हो गई -2P। यहां पर क्या हो गया आपका, T की पावर क्या हो गई आपकी Q, ये हो गया। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए आप इसको, तो इस साइड क्या आपकी L की पावर 1 है, और ये हो गया आपका L की पावर P, ठीक है, एक है तो L की पावर P, T की पावर क्या आपका -2P, और ये क्या आपका +Q। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों साइड के जो डायमेंशन है उनको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां पर L की पावर क्या बेटा 1, और यहां पर L की पावर क्या आपका P है, तो इसका मतलब जो P है उसकी वैल्यू क्या आ गई 1, एक टर्म हमारी सोल्व हुई। इसके बाद हम बात करते हैं T के बारे में, तो यहां तो T है ही नहीं, तो इसलिए यहां पर मान के चल सकते हैं T की पावर है 0, और यहां पर क्या है T की पावर -2P + Q, तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू -2P + Q। इसको सोल्व करते हैं, तो 0 इज इक्वल टू -2, P की वैल्यू क्या निकाली आपने 1 + Q, तो 0 इज इक्वल टू -2 + Q, तो यहां से Q की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। तो हमने P और Q दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब ये जो वैल्यू है, ये जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। तो इसका मतलब हमारी जो पोजीशन है वो कैसे डिपेंड करती है, ए की पावर P, ए की पावर P, और P की वैल्यू क्या है 1। अब T की पावर क्या आपका Q, और ये क्या आपकी 2, तो ये क्या आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम पोजीशनिंग के लिए फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम कुछ और ऐसे ही क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका इफ वर्क W, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, अगर इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी मान के चलें, देन डायमेंशन ऑफ लेंथ R, तब लेंथ का डायमेंशन आपका क्या होगा, ये हमारे से पूछता है। तो बेटा सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने पहले यूज किया,
कि यहां पर लेंथ के बारे में बात हुई है और लेंथ हमारे डिपेंड करती है वर्क पर, एक्सेलरेशन पर और टाइम पर। अब इनके हम कोफिशिएंट अपनी ओर से मान के चलते हैं। मान लीजिए हमने इसको लिखा x, इसको लिखा हमने y, इसको मान लीजिए आप z, अपने ओर से कुछ मान लीजिए आप a b c p q r x y z समथिंग। तो ये हो गई बेटा आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या है सेम दोनों साइड के जो डायमेंशन है वो लिखते हैं। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास l लेंथ है, लेंथ के लिए क्या हो गया आपका l और इसकी पावर क्या है आपकी 1। अब इस साइड क्या बेटा आपका W, W का मतलब क्या वर्क, वर्क क्या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यहां से निकाल लें तो ये हो गया m l की पावर 2 t की पावर -2 और इसकी पूरी पावर क्या बेटा आपकी x है। a का मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन क्या लिखेंगे l t की पावर -2 और इसकी पावर क्या मान ली हमने, सॉरी जो मान के चले हैं वो y है, t आपका टाइम है, टाइम के लिए t और इसकी पावर क्या आपकी z। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यानी ये हो गया आपका, ये x पावर पूरे के भाई m की पावर x हो गई, l की पावर क्या हो गई 2x, t की पावर क्या हो गई -2x। इसको सोल्व किया, ऐसे इस टर्म को सोल्व करेंगे। l की पावर क्या हो गई आपके पास y, t की पावर क्या हो गई -2y और यहां पर क्या होगा आपका t की पावर हो गई आपके पास z। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं भाई। अब m की पावर ये क्या बेटा आपकी x, l यहां पर भी है यहां पर भी है, तो ये हो गई l की पावर 2x और ये क्या आपकी y प्लस y। हमें पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर आपकी ऐड हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं t के बारे में। तो t की पावर इधर है -2x, यहां पर है -2y और यहां पर आपकी z। तो ये इक्वेशन आपकी हो गई। अब हमें क्या करना बेटा, दोनों साइड के जो डायमेंशन के जो आपके कोफिशिएंट हैं इनको कंपेयर करना। तो अगर यहां पर देखें जो आपका m है, m की पावर क्या आपकी x है, m का कोफिशिएंट x है और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास केवल क्या है आपका l है, l की पावर 1 है। यानी इसका मतलब यहां पर m की पावर क्या होगी आपकी 0। तो ये हुआ आपका 0 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपका x। तो एक वैल्यू तो आपके आ गए बेटा, x की वैल्यू क्या आ गई 0, क्योंकि m का कोफिशिएंट क्या था x और इधर आपका m नहीं है, तो इसका मतलब m की पावर 0, तो x इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया। अब हम l के बारे में बात कर लेते हैं, l के कोफिशिएंट। तो l के कोफिशिएंट अगर यहां पर देखें तो l का कोफिशिएंट क्या था बेटा 2x प्लस y है और यहां पर l का कोफिशिएंट क्या आपका 1 है। अभी हमने निकाल लिया x की वैल्यू क्या निकाली बेटा 0, तो ये सारे टर्म क्या हो गए 0 प्लस y इज इक्वल टू 1। यानी यहां से हम क्या देखते हैं y की वैल्यू आ गई आपकी 1। भाई x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, y की वैल्यू को निकाल लिया। अब हम बात करते हैं z के बारे में। अब यहाँ पर t का कोफिशिएंट, यहाँ पर t नहीं है, तो t का कोफिशिएंट क्या आपका 0 इज इक्वल टू, और ये टर्म हो गई आपकी बेटा यहां पर देखें t की -2x -2y प्लस z, -2x -2y प्लस z। तो 0 इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू क्या निकालिए भैया 0 -2, y की वैल्यू निकाल ली हमने 1 प्लस z। तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू, ये सारे टर्म 0, ये क्या हो गया आपकी -2 प्लस z। तो यहां से z की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। तो x y और z की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया बेटा। अब इन सभी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो लेंथ क्या आ गई आपकी W की पावर क्या भाई आपका वर्क की पावर क्या x यानी कि 0, a एक्सेलरेशन की पावर क्या y की वैल्यू देखिए 1, इसके बाद टाइम t पावर z, ये क्या हो गया 2। तो इसका मतलब आपके जो लेंथ है यहां पर वर्क की पावर क्या 0, इसका मतलब वर्क पर डिपेंड ही नहीं करते। अभी एक्सेलरेशन की पावर a और टाइम की पावर है 2। तो ये आपका लेंथ के लिए फॉर्मूला हो गया। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास, इफ मोमेंटम p एंड एरिया a टाइम t आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी देन एनर्जी हैज द डायमेंशन फॉर्मूला। तो यहां पर किसके डायमेंशन के बारे में बात हुई बेटा, एनर्जी के डायमेंशन के बारे में बात हुई। और मोमेंटम p, एरिया a और टाइम t को हम क्या मान के चलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो सेम एज वही क्वेश्चन बेटा आपका। तो आपकी जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है मोमेंटम p, एरिया a एंड टाइम t के ऊपर। टाइम आपका t है, तो अपनी ओर से क्या मान के चलेंगे, ये जो p, a और t है ये कोफिशिएंट मान के चले हम, y और z, ये हमने क्या मान के चले, इनकी पावर इनके जो कोफिशिएंट है वो मान के चले। इसके बाद फिर से हम क्या करें बेटा, दोनों साइड के डायमेंशन को लिखते हैं। इस साइड क्या आपके पास एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशन होता है m l की पावर 2 t की पावर -2, और ये डिपेंड करता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या, मास इंटू वेलोसिटी है। तो मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए क्या हो गया lt -1, तो m l t की पावर -1, और इसका कोफिशिएंट क्या बेटा आपका x है। a का मतलब एरिया है, एरिया के लिए क्या होगा l की पावर 2, इसकी पावर क्या होगी y, ये t टाइम, टाइम का क्या होता है आपका t, और इसकी पावर क्या हो गई आपकी z, ये हम लिख। तो फिर से इसको, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो यहां पर आपकी m l की पावर 2 t की -2, और इसी इक्वेशन को अगर सिंपलीफाई करते हैं तो m बेटा आपके पास एक ही है, और इस पूरे की पावर क्या थी x, तो m की पावर क्या हो गई x, l की पावर क्या हो गई आपकी x, t की पावर क्या हो गई आपकी -x, क्योंकि -1 है और ये x मल्टीप्लाई होंगे तो -x। यहां पर हो गया आपका l की पावर 2y, और ये हो गया t की पावर आपका z। अब इसको और सिंपलीफाई कर लीजिए आप, तो m की पावर x, l की पावर क्या है, ये x है, यहां पर l की पावर क्या आपका 2y है। अब बात करते हैं t के बारे में, t की पावर क्या आपकी -x है, यहां पर क्या t की पावर है z है, t ये है और ये है, ठीक है। और इधर क्या बेटा आपका m l की पावर 2 और t की पावर -2, ये हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड के जो कोफिशिएंट है उनको कंपेयर करेंगे। तो यहां पर m की पावर x और यहां पर m की पावर क्या 1, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली m के कोफिशिएंट को कंपेयर करके। अब l के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, यहां पर l की पावर क्या 2 है और यहां पर क्या x प्लस 2y है, तो इसका मतलब 2 इज इक्वल टू x प्लस 2y। x की वैल्यू क्या निकाली हमने 1, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, तो 1 को इस साइड लेके आते हैं बेटा, 1 इज इक्वल टू 2y, और y की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2। इसके बाद निकालेंगे बेटा हम z की वैल्यू। तो यहां पर t का जो कोफिशिएंट है वो क्या -2 है, इज इक्वल टू यहां पर क्या -x प्लस z है, तो -2 इज इक्वल टू -x, और x की वैल्यू आपकी 1 प्लस z, तो ये हो गया -2, ये 1 इस साइड है, क्या हो गया बेटा प्लस का, इज इक्वल टू z, तो z की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1। तो x, y और z की वैल्यू को बेटा हमने निकाल लिया। तो अब इसका हम डायमेंशन लिख सकते हैं कि जो एनर्जी है आपकी डिपेंड करती है p की पावर क्या x, और x की वैल्यू क्या हो गई 1, एक की पावर क्या बेटा आपकी y, और y की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 1/2, और तीसरा है क्या आपके पास t, और t की पावर क्या z, और z की वैल्यू क्या निकाल लिया भाई हमने -1 निकाल लिया। तो ये ऑप्शन आ गए। तो एक बार इनको देखते हैं, p की पावर 1 है, एक की पावर यहां पर -1/2 पर, ये +1/2 है, +1/2, और t की पावर -1, तो ये आपका फोर्थ है ऑप्शन, क्या आपका सही। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका सेम एज ऐसे ही है। क्वेश्चन के अंदर बोलता है इट इज नोन दैट टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन t
ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड द अर्थ डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये टाइम किस पर डिपेंड करता है बेटा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पर, मास ऑफ अर्थ एम पर, और इसके बाद रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट है आर के ऊपर। देन ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर टी यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमें क्या करना बेटा? टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव करना। तो फिर से बेटा वही आपका कि जो टाइम है वो डिपेंड करता है किस पर? भी आपका जी के ऊपर, मास के ऊपर, और तीसरा है क्या आपका? रेडियस के ऊपर। तो यहां पर अपनी ओर से कोफिशिएंट लिख लेते हैं कि ए बी सी, मान लीजिए ये आपके कोफिशिएंट है। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड का क्या लिखेंगे बेटा? डायमेंशन लिखेंगे। तो यहाँ पर टी, टी की पावर क्या होगा? टाइम, टाइम के लिए क्या हो गया? टी पावर 1। ये क्या बेटा आपका? जी, जी तो आप पहले बात कर चुके हम, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्केयर। तो यहां से जी को देखें, जी क्या हुआ आपका? F आर स्केयर अपॉन m1 m2। थोड़ा सोल्व करते हैं। फोर्स के लिए क्या होगा? एम एल टी माइनस 2। आर का मतलब डिस्टेंस है दोनों मासेस के बीच में, पावर 2। m1 पहली बॉडी का मास, m2 दूसरी बॉडी का मास, m m। तो m से m कैंसिल आउट हुआ, तो ये क्या हुआ? m की पावर -1, l की पावर होगा 3, और t की पावर क्या होगा? -2। तो बेटा g के लिए लिखते हैं, ये क्या होगा? m की पावर -1, l की पावर 3, और t की पावर -2, और इस पूरे की पावर क्या आपकी? a है। इसके बाद m क्या? मास, मास का हमें पता है क्या है आपका? m। इसकी पावर क्या हो गई? b। r क्या? रेडियस, रेडियस क्या? लेंथ है। इसके लिए क्या हो गया आपका? l, और इसकी पावर क्या हो गई आपकी? c। ये हो गई आपकी। अब इसी इक्वेशन को हम पहले एक तरह क्या करेंगे बेटा? थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, और सिंपलीफाई करने के बाद दोनों साइड के जो कोफिशिएंट होंगे उनको कंपेयर करेंगे, और जो आपके कोफिशिएंट ए बी सी की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे, और वो हमारा आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो आपने इसको सोल्व करना है, और जो आपका जो आंसर है आपने उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, कि जो डायमेंशन को हमने समझा है वहां पर डायमेंशन के अंदर बेटा कुछ कमियां हैं। तो क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या लिमिटेशन है? तो हम पहले बात करते हैं लिमिटेशन नंबर 1 के बारे में। लिमिटेशन नंबर 1 क्या है? कि इन मैकेनिक्स द फॉर्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज, और वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है 3 से ज्यादा क्वांटिटीज के ऊपर, मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर क्या करती है? आपकी डिपेंड करती है। तब उस केस में उस फॉर्मूले को कैन नॉट बी ड्राइव, हम फॉर्मूले को ड्राइव नहीं कर सकते। ऐसे केसेस के अंदर हम केवल क्या कर सकते हैं? इट कैन ओनली बी चेक, केवल उसको चेक किया जा सकता है। तो ये आपकी पहली लिमिटेशन है। अब बात करते हैं हम लिमिटेशन नंबर 2। तो लिमिटेशन नंबर 2 क्या है? कि फॉर्मूला कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्रिकल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन कैन नॉट बी ड्राइव्ड यूजिंग दिस मेथड, कि इस मेथड का यूज करके हम उन फॉर्मूले को ड्राइव नहीं कर सकते अगर किसी फॉर्मूले के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता हो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कुछ ऐसे टर्म आते हो, कोई आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता हो e की पावर वाला, कोई लॉग फंक्शन आता हो, तो उनको हम ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे आज हमने कुछ फॉर्मूला ड्राइव किया, जैसे पहला फॉर्मूला हमने पोजीशनिंग के लिए ड्राइव किया था, तो वो क्या था आपका? ए टी स्क्वायर, इस प्रकार से फॉर्मूला आया था। तो इस फॉर्मूले के अंदर कहीं पर आपका एक्सपोनेंशियल या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपका नहीं है, तो इस फॉर्मूले को हम ड्राइव कर सकते हैं। परंतु अगर किसी फॉर्मूले के अंदर ये टर्म आते हैं तो उसको फॉर्मूले को ड्राइव नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान के चलिए आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा एक्स बाई वी माइनस के। अगर इस फॉर्मूले के बारे में बात करें बेटा, जो इक्वेशन हुई थी, इस फॉर्मूले के अंदर क्या आता है? आपका एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, इसलिए इस फॉर्मूले को ड्राइव नहीं कर सकते। परंतु इस फॉर्मूले को ड्राइव किया जा सकता है, जो हम कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मूला कंटेनिंग मोर देन वन टर्म विच आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, लाइक जैसे कि आपकी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो केवल एक सिंगल टर्म है, परंतु राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास दो टर्म है यू टी, और एक क्या आपकी हाफ है ए टी स्क्वायर।
ये दो टर्म एडिशन के अंदर है। तो इस प्रकार का जो फॉर्मूला है जिसके अंदर आपकी वन टर्म विच आर मोर देन वन टर्म विच आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड कैन नॉट बी ड्राइव, तो ऐसे फॉर्मूले को भी हम ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे मान के चलिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है बेटा, ये फॉर्मूला है। तो यहां पर एक साइड में एक से अधिक टर्म आपकी एक u है और दूसरी टर्म क्या ए टी है, जो किसके अंदर आपकी एडिशन के अंदर है। तो इस फॉर्मूले की हम एक्यूरेसी को तो चेक कर सकते हैं, परंतु इस फॉर्मूले को ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर एक साइड में एक से अधिक टर्म है। तो जो नेक्स्ट लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट द रिलेशन ड्राइव्ड फ्रॉम दिस मेथड gives no information about the dimensionless constant। इस मेथड से हम जो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो वहां पर डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में हमारे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। जैसे मान के चलिए बेटा एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करता हूं, तो मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी के ऊपर आपकी डिपेंड करती है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास वेलोसिटी कोएफिशिएंट मान के चलते हैं ए बी। तो यहाँ इसको इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो ए और बी के मान के चलिए जो कोएफिशिएंट की कुछ वैल्यू आ गई, मान के चलिए आपने सोल्व किया तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 1, बी की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका जो काइनेटिक एनर्जी के लिए, ये आ गया m की पावर 1 और v की पावर क्या हो गई 2mv²। परंतु हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv² होता है। तो यहाँ पर जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट 1/2 यूज करेंगे हम, उसके बारे में डायमेंशन हमारे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ डायमेंशन आर गिवन फिजिकल क्वांटिटीज में नॉट बी यूनिक। कि आपके को कुछ डायमेंशन दिए हुए हैं तो आप वहां से श्योर नहीं हो सकते कि ये किस क्वांटिटी का आपका डायमेंशन है, कि मे नॉट बी यूनिक एज मैनी फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन क्या होते हैं आपके सेम होते हैं। तो जैसे मान के चलिए आपके सामने डायमेंशन लिखा हुआ है LT-1, तो यहां पर हम श्योर नहीं हो सकते कि डायमेंशन आपका स्पीड के लिए है, क्योंकि ये डायमेंशन किसके लिए होता है आपका वेलोसिटी के लिए भी है, ये वेलोसिटी के लिए भी है बेटा आपका, और ये किसके लिए है आपका स्पीड के लिए भी, दोनों के लिए डायमेंशन क्या आपका सेम है। तो केवल डायमेंशन से हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी क्वांटिटी है कि ये आपकी यूनिक क्वांटिटी है उसका ये डायमेंशन होता है, ऐसा नहीं है। जैसे हम बात करें वर्क के बारे में, वर्क का डायमेंशन क्या होता है m(L)2 T(-2). सेम है जो एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन क्या भी क्या है m(L)2 और T(-2). तो यहाँ पर दोनों के डायमेंशन क्या सेम है, पर क्वांटिटीज क्या आपकी डिफरेंट है। तो इसलिए कि आपका इफ डायमेंशन आर गिवन, अगर हमारा डायमेंशन गिवन है फिजिकल क्वांटिटी के मे नॉट बी यूनिक, तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी यूनिक नहीं हो सकती, उस डायमेंशन की आपकी एक से अधिक क्वांटिटी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। डायमेंशन से हमें ये नहीं पता चलता कि ये क्वांटिटी आपकी स्केलर है या फिर वेक्टर है। जैसे अगर इसी एग्जांपल को बात करें वेलोसिटी के बारे में, कि वेलोसिटी डायमेंशन क्या है LT-1 है, और जो स्पीड है उसका डायमेंशन भी क्या आपका LT-1 है। दोनों का डायमेंशन क्या आपका सेम है, परंतु हम जानते हैं वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड कैसी होती है आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जो डायमेंशन है हमारे को ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता कि वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और इट इज ए वेक्टर। तो एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और रिवाइज करते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू ड्राइव विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। कि जो डायमेंशनल एनालिसिस का जो मेथड है कैन बी यूज, उसको हम कैन बी यूज कर सकते हैं टू ड्राइव विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, किस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए। अगर पहले ऑप्शन के अंदर देखें तो यहां पर क्या बेटा आपका e की पावर माइनस लैम्डा टी, तो यहां पर तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। तो अगर किसी फॉर्मूले के अंदर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है या लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, तो उन फॉर्मूले को बेटा हम ड्राइव नहीं कर सकते डायमेंशन की हेल्प से, ये अब इसके लिमिटेशन के अंदर हमने पढ़ा। सेकंड के अंदर देखें ये क्या बेटा ए साइन, ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो इस फॉर्मूले को ड्राइव नहीं कर सकते। तीसरे के अंदर देखें बेटा हाफ mv², हाफ i ओमेगा स्क्वायर, यहां पर दो टर्म आ गई एक साइड में और उनके बीच में क्या एडिशन है।
अगर किसी फॉर्मूले के अंदर आपकी एक साइड में एक से अधिक टर्म आपके एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर है, उन फॉर्मूले को भी ड्राइव नहीं कर सकते बेटा, ये लिमिटेशन के अंदर अभी हमने पढ़ा है। तो ये ऑप्शन भी आपका पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर आ गया नन ऑफ, अब इनमें से कोई भी आपका आंसर है नहीं है। तो इस आंसर को हम क्या कर देंगे, टिक करेंगे।